गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th फिजिक्स के फर्स्ट लेसन मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम बात मोशन की करते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को जानने की कोशिश करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्पेस में अगर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट मेजर की जाती है तो किसी स्पेस में किसी पॉइंट के ऑब्जेक्ट किसी मोशन की जो पोजीशन होती है वो या तो उस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट वेरी करती है या कांस्टेंट बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट अपने पोजीशन में चेंजेस करती है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम मोशन कहते हैं। अर्थात मोशन के बारे में हम कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम ए फिक्स दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। जैसा अगर हम यहाँ पे किसी कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो एक फ्री स्पेस में वेयर टू परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर दैट प्लेन इज परफॉर्म्ड 2D कार्टेशियन प्लेन and the intersection point of both lines are called origin point. Origin point is the point by where we measure the position of any body. Origin किसी स्पेस में लिया गया ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मोशन की तो मोशन के कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट टाइम एक्सपेंड होने के साथ साथ अपने पोजीशन में चेंजेस करती है तो ऑब्जेक्ट मोशन में कही जाती है। अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट अपने पोजीशन में चेंजेस नहीं करती है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कही जाती है। तो वी कैन से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी, मोशन पोजीशन एंड रेस्ट पोजीशन। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट डायरेक्टली मोशन में हो तो वो उस स्पेस के सभी बिंदुओं के रिस्पेक्ट में मोशन में होगी। ये भी संभव है कि अगर एक कोई बॉडी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट मोशन में हो तो अनदर बॉडी के रिस्पेक्ट वो रेस्ट पोजीशन में हो सकती है। जैसे हम बात करें अगर 2 पैरेलल पटरियों पर अगर 2 ट्रेनें मूव कर रही हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 2 पैरेलल पटरी हैं, इस पर एक ट्रेन ए मूव कर रही है और एक ट्रेन बी मूव कर रही है। अगर बोथ ट्रेन्स हैव सेम वेलोसिटी एंड द सेम डायरेक्शन देन द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट द बॉडी ए is in the rest position with respect to B and B is also with respect rest position with respect to A, but both body are continuously in motion position with respect to station or any other person inside the platform. मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई 2 ट्रेनें किसी पैरेलल पटरियों पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है एक फिक्स वेलोसिटी से या दोनों की वेलोसिटी सेम हो तो उस सिचुएशन में दोनों ट्रेनें एक दूसरे के रिस्पेक्ट रेस्ट पोजीशन में होती है क्योंकि उनके बीच के डिस्टेंस में टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं होता है। और जब उनके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है तो बोथ आर कॉल्ड इन रेस्ट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति के सापेक्ष वो दोनों ट्रेनें मोशन पोजीशन में होती है। अर्थात किसी बॉडी का मोशन में होना या रेस्ट में होना डिपेंड करता है कि फ्री स्पेस में लिए गए किस पॉइंट के रिस्पेक्ट हम उसकी पोजीशन को मेजर कर रहे हैं। अगर किसी फिक्स पॉइंट जैसे ये फिक्स पॉइंट O है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट P है, अगर ये ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने कंडीशन में चेंजेस करती है, अपने पोजीशन में चेंजेस करती है तो P इज़ ए मूविंग पॉइंट रिस्पेक्ट टू O। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी बिंदुओं के सापेक्ष मोशन में हो। अर्थात एक ही बॉडी किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट रेस्ट में हो सकती है और किसी अनदर पॉइंट के रिस्पेक्ट मोशन में हो सकती है। अब ये जो मोशन होता है किसी बॉडी का मोशन वो
दो तरह से होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो ऑब्जेक्ट का मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट पहले 2 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी जाती है, पहले 2 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी जाती है, तथा अगले 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट फिर से 10 मीटर की दूरी जाती है, और फिर अगर नेक्स्ट 2 सेकेंड हम लेते हैं तो उसमें वो 10 मीटर की दूरी जाती है, तो वी कैन से दैट कि द ऑब्जेक्ट हैव कंप्लीटेड द सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, then the motion of object is called uniform motion. We can say that if object cover the equal distance in equal time interval, the motion of object is called uniform motion. Uniform motion में जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इस पे हम टाइम को ले लें और इस एक्सिस पे डिस्टेंस को ले लें, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अगले 2 सेकेंड यानी कि जब 4 सेकेंड पे पहुंचेगी तो ये इसकी डिस्टेंस 20 मीटर हो जाती है। तो जब इसके बीच का अगर हम ग्राफ ऐसे रिलेट करते हैं ना, तो ये ग्राफ जो होते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करते हैं, अगर इनको जब हम मैच कराते हैं तो इनसे जो एक लाइन फॉर्म होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये आपकी होती है स्ट्रेट लाइन। तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है कि इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यानी कि फिक्स टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है तो उसका जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें अपने घर से स्कूल जाना है, तो घर से स्कूल जाने के लिए कभी ऐसा होता है कि हमारी रफ्तार, अगर रास्ता थोड़ा भीड़ भाड़ है तो हम ऐसा होता है कि 2 मिनट में पहले 100 मीटर चल लेते हैं, अगला 2 मिनट आता है तो ऐसा होता है कि अगले 2 मिनट में हमारे द्वारा टेबल डिस्टेंस 50 मीटर हो जाती है। अगला 2 मिनट चलते हैं, जब हम 6 पे पहुंचते हैं तो हमारा डिस्टेंस हो सकता है कि यहाँ पे 250 हो जाए, फिर से हम 100 मीटर ट्रेवल कर लें। तो हमारे द्वारा जो टेकन टाइम है वो 2 सेकेंड का है, लेकिन ट्रेवल डिस्टेंस है पहले 2 सेकेंड में 100 मीटर, अगले 2 सेकेंड में 50 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 100 मीटर। तो इस तरह से एक फिक्स टाइम इंटरवल में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो जाता है, इसलिए इसमें जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी ऑन इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो बॉडी का जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। यहाँ पे बात करेंगे हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है, पहले आप समझ लीजिए डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको जानने के लिए देखिए, जैसे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, एक फिक्स पॉइंट, ये ओ कोई पॉइंट है जहाँ से कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है और ये मूव करते हुए एक टाइम के साथ रिस्पेक्ट में बढ़ते हुए आगे किसी पॉइंट ए पर चली जाती है। अगर पॉइंट ए पे चली जाती है तो एक फिक्स टाइम इंटरवल में वह ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से
कितना लेंथ कवर की, तो लेंथ कवर बाय बॉडी इन ए फिक्स टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप कह सकते हैं कि कोई बॉडी एक फिक्स टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर करती है अपने जितना लेंथ पाथ पे कवर करती है, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो होता है वो डिस्टेंस कहलाता है। इट मीन्स दैट कि आप कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी पहले 2 किलोमीटर गई, फिर वहाँ से टर्न होकर के 1 किलोमीटर गई, फिर मूव करके उसी डायरेक्शन में वो 2 किलोमीटर वापस आती है जहाँ से चली थी, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगा वो टोटल पाथ की लेंथ, अर्थात डिस्टेंस ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द टोटल कवर पाथ बाय द बॉडी। इट मीन्स दैट कि डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 + 1 + 2 यानी कि 2125 किलोमीटर। यद्यपि ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन पे आ चुकी है, फिर भी द ट्रेवल डिस्टेंस जो होगा वो 2 + 1 + 2 = 5 किलोमीटर। इट मीन्स दैट कि डिस्टेंस ओनली डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। डिस्टेंस इज ए टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। साथ साथ अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूव करें हमें बैक या फॉरवर्ड इससे कोई मतलब नहीं होता है। डिस्टेंस इज द टोटल कवर लेंथ ऑफ पाथ, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हियर वी डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो जब बात डिस्प्लेसमेंट की आती है तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस विथ डायरेक्शन जो क्वांटिटी होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स दैट कि इफ ए ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम O to P and also P to Q and Q to R, then we can calculate the minimum distance between final and initial point. O is the initial point of body, initial point, and R is the final point. So when we discuss about the shortest distance from initial to final point, that distance is called displacement. It means that displacement is the quantity which is the minimum distance between initial and final point. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है ये ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, बिकॉज व्हेन वी डिस्कस अबाउट, आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। डिस्टेंस विथ डायरेक्शन होता है, विदाउट डायरेक्शन नहीं। डिस्टेंस विथ डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो जैसे कि अगर हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना है तो हम मूव ऑन करके बहुत सारे कई पथों से घूम करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर हम एटलीस्ट बात इस पे करें कि वी हैव टू minimum investment of energy, then we choose a shortest distance. That shortest distance from our position and our destination is called displacement. तो displacement की बात करें हम तो यहाँ पे displacement ये कह सकते हैं displacement direction शो करती है, so displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. Displacement, we always minimum distance between final and initial point, so we can say that displacement depend on the final and initial point of object. Displacement depend करता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस पे. मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. As A and B
are 2 points. We let A and B are 2 points. The minimum distance between A and B is a straight line AB. You move from other point, the distance always increases. जैसे अगर हम A से B जाना चाहें तो हमारे पास कई पथ हैं. A से C होके B पे आ जाएं, A से D होकर के हम B पे आ जाएं. तो इस कंडीशन में हम एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जबकि हमें जब मिनिमम डिस्टेंस कवर करना होगा तो उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन वाले पथ को फॉलो करेंगे. सो वी कैन से दैट डिस्टेंस इज ए स्ट्रेट लाइन. डिस्टेंस ऑलवेज स्ट्रेट लाइन एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. If we discuss about the difference between distance and displacement, when object move from our position and after one round his destination is same from starting point, then the displacement of object becomes zero. Displacement of objects becomes zero because final and initial point of body coincide to each other. It means that कि आप कह सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए या कोइंसाइड कर जाए, तो आप कह सकते हैं एक पे चढ़ जाए. ओवरलैप या कोइंसाइड होने का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. अब कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉरवर्ड मोशन कर रही है, आगे बढ़ रही है, और कुछ सेकंड बाद वो फिर से रिवर्स हो जाती है, तो रिवर्स होती है तो अपने अगर इनिशियल पॉइंट से अपोजिट आ जाती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ता रहता है. तो इस कंडीशन में जब वो अपने इनिशियल पॉइंट से बैकवर्ड आती है तो यहाँ पर जितना वो पीछे आती है उसका डिस्प्लेसमेंट उतना निगेटिव हो जाता है. तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? निगेटिव हो जाता है. वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट बी आल्सो पॉजिटिव, zero and negative, but distance be always positive. When we discuss about the difference between displacement and distance, we can say that distance depend on the length of path. जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, उस पर डिपेंड करता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पाथ. सेकेंड डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. सो it is a vector quantity. यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ पाथ जो होती है वो जिगजैग भी हो सकती है. कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब चलेगी तो हो सकता है कि वो एक लंबे पाथ को मूव ऑन करके आ रही हो. जब वो एक लंबे पाथ को कवर करके आ रही है तो उसमें कई बार उसने टर्निंग ली होगी, तो उस टर्निंग की वजह से जो उसके द्वारा कवर डिस्टेंस का जो पाथ होगा वो जिगजैग हो सकता है. तो वी कैन से दैट कि द पाथ ऑफ डिस्टेंस बी जिगजैग. बट ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से चलकर कहीं भी आए, जब उसके हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस को टारगेट करेंगे तो वो दोनों पॉइंट जो होंगे मिनिमम डिस्टेंस की कंडीशन में ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन में दोनों होंगे. सो वी कैन से दैट कि डिस्प्लेसमेंट पाथ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ होता है ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि जो डिस्टेंस का पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और साथ साथ जिगजैग भी हो सकता है. फोर्थ कंडीशन है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है. डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव वेयर एज वी कैन सी दैट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और साथ साथ जीरो भी हो सकता है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये एक ग्राफिकल प्लेन है जो ये ओरिजिन को शो कर रहा है. इसके इधर की जो डिस्टेंस है वो आपको पॉजिटिव ले जाएगी और इधर की डिस्टेंस -5 मीटर
-10 मीटर, -15 मीटर ऐसे ले ली जाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट 0 से चलना प्रारंभ करती है, 0 से चल करके ये मान लीजिए 10 तक आती है, फिर वो रिवर्स आ जाती है, रिवर्स यहाँ पे -5 तक आती है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो इनिशियल पॉइंट 0 P पे गई, फिर Q पे आ गई। तो डिस्टेंस की बात होगी तो डिस्टेंस ऑलवेज लेंथ ऑफ पाथ होती है। तो 0 से 10 डिजिट। अब देखिए फिर 10 से 0 आई है तो 10 डिजिट, और 0 से -5 है तो डिस्टेंस की बात होगी तो वहाँ पे हम ओनली डिजिट को काउंट करेंगे, उसके नेगेटिव साइन को काउंट नहीं करेंगे। ये हो जाएगा आपका प्लस का 5। इट मीन्स दैट कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इज 25 मीटर। अगर यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट की गणना करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, देखिए आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और इनिशियल पोजीशन इज 0 O एंड योर फाइनल पोजीशन इज Q। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, मिनिमम डिस्टेंस 5 मीटर है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन से कहाँ है, पीछे है। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन से पीछे है तो ये 5 मीटर माइनस का 5 मीटर होगा। इट मीन्स दैट डिस्प्लेसमेंट भी -5 मीटर। सो वी कैन से दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव and displacement is positive, negative and also 0. But here we can say that displacement, if object move from O to P and also return from O, then initial and final point coincide to each other. When initial and final point overlaps or coincide to each other, then displacement becomes 0. Displacement becomes 0, but distance 10 मीटर फॉरवर्ड गई है और 10 मीटर बैकवर्ड आई है, तो जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि पहले डिस्टेंस 25 था तो डिस्प्लेसमेंट -5 था, यहाँ डिस्टेंस 20 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। इट मीन्स दैट कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा रह रहा है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम ओनली स्ट्रेट लाइन की बात करें, यहाँ से कोई बॉडी स्टार्ट करती है और ऑलवेज फॉरवर्ड मोशन में चलते हुए यहाँ 20 मीटर का दूरी तय करती है, तो 20 मीटर की जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, वो होंगे 20 मीटर। अर्थात डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव ऑन द स्ट्रेट लाइन मोशन इन फॉरवर्डिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉरवर्डिंग मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में चलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। तो वी कैन से दैट हमारे पास एक कंक्लूजन आ सकता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज डिस्टेंस एक कंक्लूजन हमारे पास ये आ जाता है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देंगे सेम पाथ के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। इक्वल होने का एक सिर्फ मात्र एक कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्डिंग मोशन कर रही हो। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्डिंग मोशन कर रही होगी तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अन्यथा एवरी एंड ईच कंडीशन डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर इस दूसरे साइड में लाएं तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन, यहाँ 1 बचेगा 1। तो वी कैन से दैट फॉर a motion the ratio of distance by displacement is always greater or equal to 1. Next, discuss about the speed. What is speed? अगर हम बात स्पीड की करें तो जैसे हम तब से चर्चा कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट O से P तक अगर
कुछ डिस्टेंस मान लीजिए x ट्रेवल कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट किसी टाइम के रिस्पेक्ट में ट्रेवल की होगी। O से P तक जाने में ऑब्जेक्ट द्वारा कुछ टाइम लिया गया होगा। अगर उस टाइम के रिस्पेक्ट में इसके डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करें तो अब कह सकते हैं कि द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अर्थात टाइम के रिस्पेक्ट में कि पर यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अगर पर यूनिट टाइम में हम ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस की गणना करें, दैट इज कॉल्ड स्पीड। इट मीन्स दैट कि आप कह सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस बाई टाइम, अगर हम डिस्टेंस को कैपिटल D से डिनोट करें और टाइम को स्मॉल t से, तो d/t हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में t इक्वल टू 1 सेकेंड ले लें हम, t इक्वल टू 1 सेकेंड में मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में जो स्पीड होगी v इक्वल टू d/t में आप 1 पुट कर देंगे, d रहेगा और t का मान 1 हो जाएगा, तो 1 को हम लिखे ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता, तो उस कंडीशन में v इक्वल टू d हो जाएगा। तो वी कैन से दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन पर यूनिट टाइम is called speed. Here we can say that distance by time. Distance is a scalar quantity and time is also a scalar quantity. We can say that time is a absolute quantity which is never deflect from the other quantities. It means that time always absolute. So we can say that time is a constant and time doesn't vary with respect to distance or displacement. Then we can take time as a constant. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम को एब्सोल्यूट मान लें हम, तो स्पीड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस की। तो जब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो जब स्पीड डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी तो जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस होल्ड कर रही थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी स्पीड भी होल्ड करेगी। जो प्रॉपर्टी, देखिए प्रोपोर्शनल का सिंबल का मतलब होता है कि जो सामने वाली क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में ये क्वांटिटी उसके सारे वैल्यूज को क्या करेगी, कंटेन्स करेगी। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। सो वी कैन से दैट कि स्पीड इज आल्सो होल्ड द ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो हमने अभी पढ़ा कि डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस जो होती है एक ऑलवेज स्ट्रेट पाथ पे ली जाती है। डिस्टेंस जो क्वांटिटी है उसके लिए जो पाथ होता है वो जिगजैग पाथ हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम में तो स्पीड जो होगी सेम उस प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगी जो डिस्टेंस होल्ड कर रही थी। ठीक इस तरह अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या है, एक सिंपल सा फंडा है भाई, आप समझिए। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो जब हम अपने घर से मार्केट के लिए निकलते हैं या कुछ डिस्टेंस 10 या 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम अपने घर से जिस रफ्तार में अपनी मोटर बाइक को चलाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमारी स्पीड जब स्टार्ट होती है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 2, 4, 5, 10, किसी पोजीशन में आप 50 km/h, 60 km/h, कहीं कहीं ऐसे भी पोजीशन आती है जहाँ भीड़ भाड़ हो या टर्निंग हो तो आप 30 पे आ जाते हैं, 40 पे आ जाते हैं या उससे भी नीचे 20 पे आ जाते हैं। इट मीन्स दैट कि आप एक अपने घर से मार्केट जाने के लिए कई प्रकार की स्पीड वर्क करते हैं। उसके बाद जब आप आएँ और आपसे आपके पापा पूछें कि आप मार्केट गए तो किस स्पीड से गए, तो आप कौन सी स्पीड बताएंगे। आपने 0 से स्टार्ट किया था, 5 गए, 10 गए, 50, 60, 20, 30, बहुत सारी स्पीड को आपने कवर किया, तो आप वहाँ पे अपनी स्पीड को नहीं बता पाएंगे। तो उस कंडीशन में हम करते क्या हैं, उस कंडीशन में हमें एक रिक्वायर्ड होती है एक ऐसे स्पीड की जो टोटल टाइम इंटरवल में
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई हो उसके रिस्पेक्ट में बताएं। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि जैसे हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस जितनी दूरी हमें जानी है और बटा टोटल टाइम। हमने कई तरह की स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर किया है, तो अब इसमें से कोई एक स्पीड तो हम ले नहीं सकते। तो हम जब एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी एंड टोटल टेकन टाइम बाई बॉडी, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो यहाँ से मिल जाता है हमको टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसी भी होती है जो कई स्थितियों में कई तरह की वेलोसिटी ओवर करती है। उस कंडीशन में हम न्यूमेरिकली इसको लेने के लिए कई प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस s1 दूरी चल रही है t1 टाइम इंटरवल में, s2 चल रही है t2 टाइम इंटरवल में, s3 चल रही है t3 टाइम इंटरवल में, एंड सो ऑन sn डिस्टेंस चल रही है tn टाइम इंटरवल में। देन अगर हम बात करना चाहें एवरेज वेलोसिटी की तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका एवी का मतलब एवरेज स्पीड। यहाँ से टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट sn बाई t1 प्लस t2 प्लस डॉट tn, ये हो गया। अब यहाँ से t1 प्लस t2 tn को हम एक टोटल टाइम हम कैलकुलेट करके मान सकते हैं कि वो कैपिटल T है तो 1/t हो जाएगा। ये आप s1 s2 n तक है तो हम इसको सिग्मा sn लिख सकते हैं या सिग्मा si लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 to n। ये आपका आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, इस प्रारूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा एवरेज स्पीड। इसके बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज। यहाँ बात करते हैं हम वेलोसिटी का। तो स्पीड विद डायरेक्शन, भाई जैसे हमने बताया कि डिस्टेंस विद डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वैसे ही स्पीड विद डायरेक्शन द रेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज मोर मीनिंगफुल, वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ स्पीड। तो क्वांटिटी विच स्पेसिफाई बोथ डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इज वेलोसिटी। जैसे हमने बताया वहाँ पे कि जो डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को क्वालिफाइज करता है वो स्पेसिफाइज करता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता था। ठीक यहाँ पे जो स्पीड के साथ डायरेक्शन को शो करेगा वो कहलाएगा आपका वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है भाई, तो वेलोसिटी वही जैसे आप ले रहे थे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब यहाँ पे बात डायरेक्शन की आ गई, तो जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डिस्टेंस के स्थान पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अर्थात स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी का जो मैथमेटिकल प्रारूप है वो ये होगा कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम को एब्सोल्यूट क्वांटिटी मानते हैं। जब टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी होगी तो वेलोसिटी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगी तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट होल्ड कर रहा था अब वो सारी प्रॉपर्टी वेलोसिटी होल्ड करेगी। इट मीन्स दैट कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज always displacements positive, negative and also zero, so velocity also positive, negative and zero। तो
and displacement is direction-fold quantity and velocity is also direction-fold quantity. Here we discuss about the difference between speed and velocity. अगर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस की बात करें हम तो फिर वही बात आएगी जैसे अभी हमने बात किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हम बात किए तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड एक पाथ पे डिपेंड करने वाली, पाथ की लेंथ पे डिपेंड करती है, पाथ की लेंथ पे डिपेंड करती है, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे. तो आप कह सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव, निगेटिव एंड आल्सो जीरो हो सकती है. यहाँ से भी आपने पढ़ा और हम बात करें उसके तो अभी आपने देखा कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के ग्रेटर आर इक्वल होती है. अगर हम दोनों पक्ष में डिवाइड कर दे टाइम से, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका डिस्टेंस बाय टाइम. अभी हमने आपको पढ़ाया कि डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड. ये हो जाएगा आपका स्पीड. ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हमने पढ़ाया आपको वेलोसिटी. तो आप कह सकते हैं कि स्पीड ग्रेटर इक्वल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी को अगर इस पक्ष में लाते हैं हम तो ये हो जाएगा स्पीड बाई वेलोसिटी greater or equal to 1. So we can say that for a single body the ratio of speed and velocity is always greater or equal to 1. चलिए आगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. जैसे वहाँ पे हमने कवर किया कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एज इट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम is called average velocity. Average velocity total displacement by total time. तो हम बात करेंगे जैसे हमने ये देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट वो चेंज हो रहा था आपका टाइम के रिस्पेक्ट. तो टाइम के रिस्पेक्ट जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था तो वहाँ पे हमने उसको वेलोसिटी कह लिया. अगर हम वेलोसिटी की बात कर लें तो हमें ये देखने को मिलता है कि वेलोसिटी भी बदलती रहती है किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट. जैसे आप बात करिए कि आप यहाँ से अपने घर से चलना स्टार्ट किए और आप स्कूल तक पहुंच गए. घर से चलना स्टार्ट किए, स्कूल तक पहुंच गए तो अभी आपकी वेलोसिटी यहाँ से अगर 2 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से आप चल रहे हैं, फिर कहीं आगे बढ़ के 5 किमी पर आवर्स की रफ्तार से हो गए, कहीं आगे चल के 10 किमी पर आवर की रफ्तार से हो गए. इट मीन्स दैट कि टाइम के रिस्पेक्ट जैसे जैसे टाइम आपका एक्सपेंड हो रहा है आप धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं. बाइक स्टार्ट करते हैं आप तो पहले सेकंड में 0 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है टाइम के रिस्पेक्ट आपके मोटर बाइक की स्पीड बढ़ती जाती है. इट मीन्स वेलोसिटी बढ़ती जाती है. तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं. अर्थात एक्सेलरेशन क्या है भाई? द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. आप सॉरी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम हो जाएगा. एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम. आप यहाँ देख सकते हैं टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी है
तो जो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होगा वो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ में वेलोसिटी की बात करें हम, तो जैसे मान लीजिए ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पढ़ रहे हैं हम फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी अभी डेरिवेशन आएंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही लागू होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट करके बी तक जाती है तो एटलीस्ट हम मान सकते हैं कि वो टी टाइम ले रही है। अगर टी टाइम ले रही है, पॉइंट ए से वो यू वेलोसिटी से स्टार्ट करती है और पॉइंट बी पर पहुंचते में आफ्टर टी टाइम उसकी वेलोसिटी यू से बढ़ के भी हो जाती है, बढ़ के हो जाए घट के, दोनों स्थितियाँ संभव है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बाई टाइम। तो अब यहाँ से फाइनल वेलोसिटी को अगर हम v मान लें, a इक्वल टू v है और माइनस u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस u और बाई t, तो a इक्वल टू v माइनस u बाई t इज ए एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। a इक्वल टू v माइनस u बाई t where v is the final velocity of body and u is the initial velocity, t taken time between the change in velocity। वेलोसिटी को चेंज होने में जो समय लग रहा है t, वही टाइम यहाँ लिया जाता है। इस तरह से एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ से आप v माइनस यू बाई टी आप एक्सेलरेशन का फार्मूला देख चुके हैं, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टेकन टाइम और एक क्या है एक्सेलरेशन है। तो इस कंडीशन में आप अब इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से आप निकाल सकते, हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आ जाए, देखिए अगर बात यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हो जाए तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है भाई। तो जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तो वहाँ हमें ये देखने को मिलेगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप ये देखेंगे कि सब बॉडी अपने एक्सेलरेशन को if the change in velocity is equal time interval of time it is uniform acceleration। देखिए यहाँ कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज होती है तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और उसके बाद एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, या उसको डायनेमिक एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऑलवेज वेलोसिटी जो होगी वो टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंजेज होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।